हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनट ऑफ क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 8वां धातु विज्ञान मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोग ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको इस पाठ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है, इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। आप सभी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में जानकारी होगी। उस अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हमने धातुओं को 3 प्रकार से बांटा था: अधिक अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और कम अभिक्रियाशील धातु। तो हम लोग आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे और जो कम अभिक्रियाशील धातु है उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। साथ ही साथ समझेंगे शरण और शरण को रोकने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सभी पद्धतियों के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज का टॉपिक हमारा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कि आज की वीडियो में हम समझेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, उनका निष्कर्षण आप लोग कैसे करेंगे। तो इसके पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है उनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लिए थे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है, बेयर्स पद्धति, उसके बाद एल्यूमिनियम का विद्युत विलेपन, जिसके अंदर हम लोग इस्पात की टंकी में कार्बन की छड़ लगाकर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत विलेपन प्रक्रिया किए थे। और उस प्रकार से हम लोग एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया गया था बॉक्साइट से, ठीक है। तो आपको वीडियो समझी होगी, तो आज की वीडियो भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, सीसा हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा, सीसा, तांबा, जस्ता, ये जो धातुएं होती है ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती हैं। और इन धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अपेक्षा में ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है। ये जो धातुएं होती हैं वो 3 रूप में पाई जाती हैं, या तो सल्फाइड ग्रुप में पाई जाएंगी, या तो ऑक्साइड ग्रुप में पाई जाएंगी, या तो कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। ये जो धातुएं होती हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु, उनके जो यौगिक रहेंगे वे यौगिक या तो सल्फाइड के रूप में रहेंगे, या तो कार्बोनेट के रूप में रहेंगे, या तो आप लोग बोल सकते हो कि ऑक्साइड के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो जो ऑक्साइड के रूप में अगर यौगिक है, ऑक्साइड ग्रुप में अगर यौगिक है तो उससे धातु प्राप्त करना आसान होता है। किसकी तुलना में? सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में। अगर आपका धातु सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में है तो उससे धातु प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर वही धातु आपका ऑक्साइड के रूप में रहेगा तो उससे धातु प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो हम लोग सीखेंगे कि जो सल्फाइड और कार्बोनेट के जो लवण होते हैं, ठीक है ना, यौगिक जो होते हैं, उनको हम लोग सबसे पहले कार्बोनेट में कैसे बदली करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड लवण और कार्बोनेट लवण का ऑक्साइड में रूपांतरण करेंगे और बाद में उससे हम लोग धातु प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में स्थित लोहा हो गया, सीसा हो गया, तांबा, जस्ता, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं, ठीक है ना। आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है उसके अंदर जो मध्य भाग में आते हैं लोहा, सीसा, तांबा, जस्ता, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं। और ये धातुएं जो होती है ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में और सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। ये धातुएं प्रकृति में सामान्यतः सल्फाइड लवण के रूप में और कार्बोनेट लवण के रूप में पाई जाती है। ये जो धातुएं होती है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, ये पर्यावरण में सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी या तो कार्बोनेट के रूप में पाई जाएंगी। धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट की अपेक्षा ऑक्साइड के रूप में धातु प्राप्त करना आसान होता है। लेकिन अगर वही धातु आपकी ऑक्साइड के रूप में है तो उससे धातु प्राप्त करना क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड अयस्क को हवा की अधिकता में तीव्रता से गर्म करेंगे। जो सल्फाइड है उसको खुले वातावरण, मतलब जहाँ ऐसे वातावरण में गर्म करेंगे जहाँ पर हवा क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, उसको गर्म करेगा, उसको रूपांतरण किस में हो जाएगा, ऑक्साइड में हो जाएगा। और बाद में इस ऑक्साइड से हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने समझा कि सल्फाइड से हम लोग किस में रूपांतरण कर रहे हैं, ऑक्साइड में। तो सल्फाइड से किसी भी धातु का रूपांतरण ऑक्साइड में करना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भंजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंजन अभिक्रिया या भर्जन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सल्फाइड से वो धातु प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सल्फाइड का रूपांतरण उसके ऑक्साइड में करेंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम लोग भर्जन बोलेंगे या भंजन बोलेंगे। इसी प्रकार कार्बोनेट जो अयस्क है उसको अगर मैं ऑक्साइड में बदली करता हूं तो उसे निस्तापन अभिक्रिया कहेंगे। निस्तापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब कार्बोनेट का रूपांतरण हम लोग ऑक्साइड में करेंगे तो उसे हम लोग निस्तापन अभिक्रिया कहेंगे। और जैसे जस्ते के अयस्क का भर्जन और निस्तापन होते समय निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। जिसे भर्जन अभिक्रिया में जो Zn रहेगा उसको ऑक्सीजन में क्या करेंगे, बहुत गर्म करेंगे, जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। समझा? निस्तापन, जिंक कार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, लेकिन हवा ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको तीव्रता से गर्म किया जाएगा लेकिन ज़्यादा हवा नहीं रहेगा।
ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट ये क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाए। तो यहाँ पर सल्फाइड निकल गया और यहाँ पर कार्बोनेट क्या हो गया, निकल गया। और ये जो बताए ऑक्साइड ग्रुप में बचा हुआ है जिंक ऑक्साइड। अब इनसे धातुएं प्राप्त करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तत्पश्चात प्राप्त किए गए जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड मिलेगा आपका ZnO, ठीक है ना। जैसे योग्य अपचायक का उपयोग करके जस्ता प्राप्त करते हैं, ZnO का यहाँ कार्बन के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। धातु के ऑक्साइड का अपचयन कर धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन के अलावा सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम इन जैसी क्रियाशील धातु का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करनी है तो आप कार्बन की जगह पर सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं ये उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु क्या करेंगे, कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्षरण होने से बचा लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, क्योंकि ये धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं रहेंगी वे क्या करेंगे, मध्यम अभिक्रियाशील वाली धातुओं को क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे और उनकी जगह खुद ले लेंगे। मैग्नीज ऑक्साइड एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ जलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको एल्यूमिनियम के साथ जलाएंगे तो मैग्नीज मिलेगा और क्या बन जाएगा, मैग्नीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। समझो। अगली प्रक्रिया कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। हमने देखा सबसे पहले अधिक अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण आप कैसे करोगे, फिर बाद में मध्यम अभिक्रियाशील धातु। अब देखेंगे जिसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम रहती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे पाए जाते हैं ना, सोना, चांदी, सीसा, प्लेटिनम, इनकी निष्कर्षण किस प्रकार किया जाएगा। तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में निचले सिरे पर पाए जाने धातु कम अभिक्रियाशील होते हैं। आपने देखा होगा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे जो धातु पाई जाती है उनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है। वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा यौगिक तैयार नहीं करती हैं। जब वो ज़्यादा यौगिक नहीं तैयार करेंगे तो वह प्रकृति में क्या पाई जाएंगी, मुक्त अवस्था में पाई जाएंगे। उदाहरण के रूप में सोना, चांदी, प्लेटिनम। मुक्त अवस्था वाले तांबे के भंडार बहुत पहले ही समाप्त हो चुके हैं। ये देखा जाए तो मुक्त अवस्था वाले जो तांबे के भंडार होते हैं बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। अब तांबा मुख्यतः कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, Cu2S। तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, तांबा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हवा में गर्म करेंगे तो तांबा मिल जाएगा। कॉपर सल्फाइड, उसको हवा में गर्म करेंगे, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। अब एक स्टूडेंट्स क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। और ऑक्साइड से आपको मालूम है कि धातुएं प्राप्त करना थोड़ा सा आसान होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, अब आगे शुद्धिकरण। धातु के ऑक्साइड से या तो हम बोल सकते हैं कि धातुओं के जो अयस्क होते हैं उनसे धातु प्राप्त करने के 3 सोपान थे। सबसे पहला सोपान क्या था हमारे पास, सांद्रीकरण, अयस्कों का सांद्रीकरण। उसके बाद हमने क्या दिखा था, निष्कर्षण। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं। तो आपने देखा अलग अलग पद्धतियों का उपयोग करके हमने धातुओं को क्या किया, शुद्ध किया। फिर भी उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अशुद्धियां अलग करनी पड़ती है। इतना सारा होने के बाद, निष्कर्षण होने के बाद भी उस धातु में अशुद्धियां होती है, तो उन अशुद्धियों को अलग करना पड़ता है। तो उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन की पद्धति का सहारा लेते हैं। आपने देखा था एल्यूमिनियम निष्कर्षण में कि हम लोग इस्पात की एक टंकी लिए थे, उसके अंदर ग्रेफाइट की 4 छड़े लटकाए थे, उसके अंदर फिर विद्युत धारा का वहन किया था। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, जिसके अंदर एक जो रहेगा वो एनोड का काम करेगा, दूसरा क्या रहेगा, वो कैथोड का काम करेगा। मतलब एक जो रहेगा वो धनात्मक का काम करेगा, निचला वाला हिस्सा जो रहेगा ऋणात्मक का काम करेगा। तो धनात्मक वाला सिरा जो रहेगा ऋणात्मक वाले सिरे को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि धनात्मक वाला सिरा की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो ऋणात्मक वाले विस्थापित कर देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन पद्धति कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, धातु का क्षरण, करोशन ऑफ मेटल। सबसे पहले समझ लेते हैं क्षरण किसे कहते हैं। क्षरण का अर्थ होता है पर्यावरण के कारण पदार्थ का होने वाला ह्रास या हानि। पर्यावरण की वजह से जो पदार्थ को हानि होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षरण बोलेंगे। जिसे आपने देखा होगा इमारतों में जो लोहे की सीरिया होती है, सरिया, उस पर जंग लगे हुए देखा होगा, क्योंकि वो सरिया जो होती है वो लोहे की बनी होती है और निरंतर वो क्या करती है, वायुमंडल की हवा और आर्द्रता के संपर्क में आती रहती है, जिसकी वजह से उसका अभिक्रिया होता है और उसके ऊपर जंग लग जाता है। जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग। ठीक है ना। इसी तरह आपने देखा होगा कि पर्याप्त समय स्वच्छ न किए गए तांबे के बर्तन, उसके ऊपर आपने देखा होगा हरी हरी परत आ जाती है। जो तांबे के बर्तन होते हैं उसके ऊपर हरी हरी परत आ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर तांबे का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है ना। तो कॉपर कार्बोनेट तैयार हो जाता है। कॉपर कार्बोनेट जो होता है हरी सी परत होती है, जो क्या होती है, बहुत विषैली होती है। ठीक है ना। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि चांदी के जो आभूषण होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। कुछ समय के बाद चांदी के जो अंगूठी हो गया, चांदी के जो भी गहना रहेगा, थोड़े समय बाद क्या होता है, काला हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चांदी जो होता है वो हवा के सल्फाइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। हवा में जो सल्फर है, चांदी क्या करेगा, उससे अभिक्रिया कर लेता है और उसके बाद काले रंग की परत जम जाती है, Ag2S। ठीक है ना।
और फिर इसके बाद आपने देखा होगा पुरानी बहुत सारी मोटर गाड़ी होती जो जंग लग के खराब हो जाती है। तो ये सब किसका उदाहरण है? ये सब क्षरण के क्या है? उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। लोहे की आर्द्र हवा के साथ अभिक्रिया होकर उस पर लाल भूरे रंग की जंग लग जाती है। जब लोहा हवा की आर्द्र हवा के साथ, पर्यावरण की आर्द्र हवा जो भी रहती है उसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो लोहे पर लाल रंग की क्या होती है? परत जम जाती है, जिसको हम लोग, ये क्या है? जंग का अणुसूत्र है Fe2O3H2O। ठीक है, परत जम जाती है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग कहते हैं। तांबे के बर्तन पृष्ठभाग पर आर्द्र हवा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया होकर कॉपर कार्बोनेट तैयार होता है। जो हरे रंग की परत होती है, जिससे तांबे की जो चमक होती है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। और बाद में उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पेटिनेशन। क्या बोलेंगे? पेटिनेशन। मतलब तांबे का क्या होना? हरा हो जाना। तांबे का चरण होकर उस पर हरे रंग की परत आ जाना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैटिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पैटिनेशन। इसी तरह चांदी की जो वस्तु होती है वो हवा के सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करती हैं, और हवा के सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर क्या करती है? चांदी पर काले रंग की परत तैयार करती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड। अब आगे एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण होकर उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार होती है, जो क्या होती है? एल्यूमिनियम का क्षरण होता है। हम लोग को समझ में आ गया क्षरण क्या होता है और क्षरण क्यों होता है। अब समझते हैं जो क्षरण हो जाता है उससे प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, मतलब किसी भी धातु को खराब होने से अर्थात क्षरण होने से कैसे बचाया जाए। तो धातु के क्षरण से बचाव के लिए विविध पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग अलग अलग पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पद्धति है जिनका इस्तेमाल करके हम लोग धातु के क्षरण होने से क्या करते? बचा सकते हैं। करीब करीब सभी पद्धतियों में लोहे पर जंग न लगे इस विशेष बात का ध्यान दिया जाता है। जितनी पद्धतियाँ होती है उसके अंदर यह ध्यान रखा जाता है कि जिसके अंदर जो भी लोहा रहे उस लोहे पर जंग ना लगे, क्योंकि लोहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा विक्रियाशील है और जो क्या करता है? हवा की वाष्प के साथ अभिक्रिया कर या हवा की आर्द्रता के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करके जंग तैयार करता है। लोहे के क्षरण का दर हम कम कर सकते हैं। लोहे के क्षरण जो होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं अलग अलग विधि का इस्तेमाल करके। कैसे अलग करेंगे? पहला तरीका है धातु के पृष्ठभाग पर किसी पदार्थ की परत चढ़ाना। धातु के पृष्ठभाग पर, मतलब जिसका क्षरण होने वाला है उस पर किसी पदार्थ का क्या करते हैं? हम लोग परत चढ़ा देंगे। ठीक है, वाष्प ऑक्सीजन की धातु से संपर्क रोककर उससे अभिक्रिया नहीं होगी। और जब हम लोग उसके ऊपर परत चढ़ा देंगे तो उसका वाष्प के साथ या हवा के साथ अभिक्रिया होगा क्या? नहीं होगा, और उसका क्षरण होने से बच जाएगा। फिर उसके बाद धातु के पृष्ठभाग पर जंग, तेल, ग्रीस, वार्निश की परत लगाकर धातु का क्षरण रोका जा सकता है। जो धातुओं का क्षरण होता है तो उसके ऊपर हम तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर या वार्निश की परत लगाकर हम धातु का क्षरण रोक सकते हैं। उदाहरण जैसे लोहे का क्षरण इस पद्धति से रोका जा सकता है। ठीक है, तेल लगा के, ग्रीस लगा के, वार्निश लगा के, इस पद्धति में लोहे का क्षरण रोक सकते हैं। आपने देखा होगा बरसात के मौसम बहुत सारी जो बाइक होती है, साइकिल होती है, लोग उस पर क्या करते हैं? पीले रंग की कलर चढ़वा देते हैं। आपने देखा होगा। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो लोहा है उसका क्षरण ना हो पाए। आकर वस्तुओं को जंग लगने से स्थायी रूप से संरक्षण नहीं कर सकते। हम किसी भी पदार्थ पर रंग लगा के उसका स्थायी रूप से संरक्षण नहीं कर सकते। जब तक रंग उसके ऊपर लगा रहेगा तब तक उसका क्षरण नहीं होगा। जैसे ही उसका रंग हटेगा तो उसका क्षरण होना शुरू हो जाएगा। रंग लगाने की पद्धति कुछ कालावधि के लिए ठीक होती है। रंग लगाने की जो पद्धति है वो कुछ समय के लिए ठीक है, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि एक बार रंग लगा दिया तो उसका कभी क्षरण नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। वस्तु के पृष्ठभाग पर दिए गए रंग यदि खरोच आ गई, मतलब जहां पर आपने रंग लगाया अगर वहां पर थोड़ा भी खरोच आ गई तो उसका क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा पृष्ठभाग हवा के संपर्क में आएगा और पूरी की पूरी धातु पर क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा। समझा? और क्षरणकारी धातुओं की क्षरणकारी धातु की परत लगाकर क्षरण को रोका जा सकता है। मतलब जो क्षरणकारी धातु हैं उन पर क्या करेंगे? ऐसी धातुओं का परत लगाएंगे जिनका क्षरण नहीं होता है। ठीक है ना? मतलब अगर समझ लो कोई धातु ए है जिसका क्षरण होता है और कोई धातु आपके पास बी है जिसका क्षरण नहीं होता है, तो इस बी को क्या करेंगे? इसके ऊपर इसका लेप लगा देंगे, क्योंकि ये क्या करेगा? फिर हवा की आर्द्रता के साथ, पानी के साथ उसका संपर्क क्या करेगा? तोड़ देगा और वो धातु जैसी है वैसी बनी रहेगी। चलिए नीचे कुछ पद्धतियाँ हैं, हम लोग देखते हैं धातुओं का क्षरण रोकने के लिए अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। पहली पद्धति जस्ते का विलेपन। इसके अंदर लोहा या इस्पात का क्षरण रोकने के लिए जस्ते का विलेपन क्या करते हैं? लोहे या तो इस्पात का क्षरण रोकने के लिए इसके ऊपर जस्ता धातु चढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलई जस्ती की परत चढ़ा देते हैं। और जैसे आपने लोहे की चमकदार किलें देखी होंगी, ठीक है, ब्लैक कलर की किल नहीं, एक लोहे की किल आती है जो चमकती है, या तो पेपर पिन देख लिया होगा या तो ऑयल पिन आप लोग देख लो, वो जो कलर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ते का विलेपन। चूंकि वो लोहे का ही बना होता है लेकिन उसका क्षरण बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे लोहे की अपेक्षा अधिक धन विद्युत है अतः इसका क्षरण पहले होता है। जो जस्ता है
ठीक है ना, वो लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से लोहे का क्षरण नहीं होगा। अगर क्षरण होगा तो सबसे पहले जस्ते का होगा, उसके बाद लोहे का होगा। ठीक है, कभी कभी बारिश की कालावधि में पश्चात जस्ते की परत निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, बारिश जाने के बाद जो जस्ते की परत होती है वो निकल जाती है और आंतरिक लोहा हवा के संपर्क में आता है और उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कास्टिक सोडा, मतलब कास्टिक सोडा NaOH, NaOH को क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। इसके अंदर निकाल दिया जाएगा, जो भी इसके अंदर मिट्टी उट्टी रहेगी वो सारी निकल जाएगी और बाद में क्या करेंगे, खलबलाहट पानी के साथ इसको धोएंगे, फिर डुबो कर निकाल दिया जाएगा, ताकि उसके अंदर जितनी भी मिट्टी रहे, जितनी भी गंदगी रहे, वो सब पानी के अंदर क्या हो जाए, साफ हो जाए। ठीक है, और बाद में उसको सुखा दिया जाएगा। ठीक है, सुखाने के बाद पिघला हुआ जस्ता, मतलब जो भी जस्ता रहेगा वो टंकी में, उस जस्ते के अंदर डुबा दिया जाएगा, बाद में ठंडा कर दिया जाएगा और उस धातु पर जस्ते की परत जम जाएगी। इस प्रकार उस धातु का क्षरण नहीं होगा। समझा, जस्ते का विलेपन समझा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। ये टीन की परत चढ़ाना, जिसको हम लोग टीनिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में पिघली हुई टीन की परत दूसरी धातु पर चढ़ाई जाती है। जो टीन की परत है, जैसे आपने देखा वहां पर जस्ता पिघला हुआ था, जिसके अंदर लोहा डुबाया गया था जस्ते के अंदर, तो यहाँ पर टीन की एक क्या रही, धातु चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलई करना बोलते हैं। टीन की धातु चढ़ा दी जाएगी। आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे बर्तन वाले आते हैं जो चांदी के बर्तन को क्या करते हैं, चांदी या तो पीतल के बर्तन को कलई करके जाते हैं ताकि वो खराब ना हो, उनका जंग ना लगे। जैसे तांबा हो गया, पीतल बर्तनों के संरक्षण के लिए हरी परत जम जाती है। आपको मालूम है, तांबा और पीतल पर जब उनका क्षरण होता है तो उनके ऊपर हरी परत जम जाती है और यही परत क्या होती है, बहुत विषैली होती है। ऐसे बर्तनों पर अगर हम लोग मट्ठा रखते हैं, दूध का बनता मट्ठा, और अगर कड़ी रखते हैं तो खट्टे होने के साथ साथ वो विषैले भी हो जाते हैं। वो खट्टे होते हैं और बाद में कैसे हो जाएंगे, वो विषैला लगेगा। इसे टालने के लिए क्या करेंगे, इसे टालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीनिंग करेंगे। क्या करेंगे, टीनिंग। जब एल्यूमिनियम का धनागरीकरण किया जाता है, धनागरीकरण किया जाता है मतलब जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक कैथोड का काम करेगा, दूसरा एनोड का, मतलब एक धनात्मक का काम करेगा, दूसरा ऋणात्मक का। तो धनात्मक वाला जो धातु रहेगा वो ऋणात्मक पर जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिसकी वजह से उस धातु का क्षरण नहीं होगा। तब उससे बनने वाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत के कारण परत के नीचे एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन और पानी के साथ संपर्क रुक जाता है। मतलब जब एल्यूमिनियम के साथ वो परत चढ़ा दिया जाएगा तो उसका जो एल्यूमिनियम है उसका हवा के साथ और पानी के साथ संपर्क रुक जाएगा। जब हवा के साथ और पानी के साथ किसी धातु के संपर्क टूट जाएगा मतलब उसका क्षरण नहीं होगा, अतः आगे होने वाला ऑक्सीकरण रुक जाता है। धनागरीकरण के समय ऑक्साइड की अधिक मोटी परत बनाकर ये क्षरण बढ़ाया जा सकता है। अब वो निर्भर करता है कि आपको कितनी मोटी परत लगानी है। आप जितनी मोटी परत लगाओगे उतना ज़्यादा उस धातु का क्षरण होने से बचेगा। अब आगे एनोडीजेशन। इस पद्धति में तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिसे धातु को विद्युत अपघटन किया जाता है। मतलब इस्पात की एक टंकी रहेगी जिसके अंदर जिस पर हमको परत चढ़ाना है उसको ऋणाग्र का ध्रुव लेना पड़ेगा और जिसकी परत चढ़ाना है उसको धनाग्र समझना पड़ेगा। और जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धनाग्र का जो सिरा रहेगा वो ऋणाग्र पर जाके क्या हो जाएगा, जमा होते जाएगा और ये धातु क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसका क्षरण होगा और इसका ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये धातु बैठ जाएगी। और बाद में ये इसका जो संपर्क रहेगा हवा के साथ, पानी के साथ, वाष्प के साथ संपर्क टूट जाता है और बाद में इस धातु का क्षरण नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए तांबा एल्यूमिनियम वस्तु को धनाग्र के रूप में लाया जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर तांबा और एल्यूमिनियम को धनाग्र का काम करेंगे और जिसका हमको क्षरण रोकने से बचाना है उसका हम लोग ऋणाग्र को जोड़ दिया जाएगा। बात समझिए आप लोगों को। यह ऑक्साइड का लेप संपूर्ण पृष्ठभाग पर एक समान होने के कारण धातु का क्षरण रोका जा सकता है। ठीक है, अब आगे मालूम विद्युत विलेपन में क्या होता है कि कम अभिक्रियाशील धातुओं पर अधिक अभिक्रियाशील धातु का लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह इस्पात की टंकी रहेगी, 2-3 बार बता चुका हूँ। यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है ना, वो एक ऋणाग्र का काम करेगा, एक क्या करेगा, धनाग्र का काम करेगा। जब इसके अंदर विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे तो इसकी जो धातु रहेगी ये इस पर जाके क्या हो जाएगी, बैठती जाएगी और उस प्रकार उसका क्षरण नहीं होगा। जैसे चांदी विलेपित चम्मच, मतलब चांदी का कलर का चम्मच देखा होगा आपने। सोना विलेपित गहने, मतलब बहुत सारे गहने होते हैं जो सोने के नहीं होते लेकिन उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है जो सोने जैसा दिखने लग जाता है। तो ये विद्युत विलेपन प्रक्रिया द्वारा ही होता है। चलिए आगे स्टूडेंट्स, सम्मिश्रीकरण। सम्मिश्रीकरण क्या होता है कि इसके अंदर अलग अलग धातुओं और धातु या तो अधातु को मिलाकर, ठीक है, बाद में उसकी परत चढ़ाई जाती है जिससे उसका क्षरण नहीं होगा। जिसे वर्तमान काल में उपयोग में लाए जाने वाले अनेक धातु रूप पदार्थ सम्मिश्र रूप में पाए जाते हैं। हमारे वर्तमान समय में जितने भी हम लोग बर्तन या जो भी धातु को हम लोग उपयोग में लाते हैं वो हर धातु किसी ना किसी सम्मिश्रीकरण से वजह बना हुआ है। 2 या 2 से अधिक धातु या धातु के मिश्रण की वजह से बना हुआ है। जैसे स्टेनलेस स्टील, ये मिश्र धातु है,
समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य धातु के क्षरण की तीव्रता को कम करना। जो धातु की क्षरण की जो तीव्रता है, जो धातु की क्षरण की जो गति है, उस गति को क्या करना, कम करना। किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिलाकर बनाने वाले संगामी मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग? सम्मिश्री कहेंगे। किसी धातु में दूसरी धातु या अधातु का एक निश्चित अनुपात में अगर मिला दिया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मिश्र बोलेंगे। उदाहरण के रूप में ब्रॉन्ज जो है उसके अंदर 90% तांबा होता है, 10% क्या होता है? टीन होता है। इनको मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है और बाद में ब्रॉन्ज का क्या होगा? क्षरण नहीं होगा। ब्रॉन्ज से बने हुए पुतले धूप और बारिश में सुरक्षित रहते हैं। बहुत सारे स्टैचू बनाए जाते हैं, पुतले बनाए जाते हैं लंबे लंबे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना हुआ है, तो भी किससे बनाया जाता है? ब्रॉन्ज से बनाया जाता है। साथ ही साथ स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि उस पर तापमान और हवा का या पानी का कोई प्रभाव ना हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताइएगा, स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है इंडिया में, वह कौन से राज्य में बनाई गई है, ठीक है ना, और वो कौन से नेता के लिए बनाई गई है? हमारे कौन से राज्य नेता के मतलब राजनीतिक नेता के लिए बनाई गई है? ब्रॉन्ज से बने हुए पुतले बारिश से सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ हवा पानी में दाग न लगने के लिए, जंग न लगने के लिए जो स्टील होता है, जिसके अंदर हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, लोटा, गिलास या थाली, वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर 74% लोहा होता है, 18% क्रोमियम और 8% कार्बन। इन तीनों धातुओं को मिलाकर मतलब ये दोनों धातुएं हैं, लेकिन जो कार्बन है वह धातु है, मतलब इनके मिश्रण को मिलाकर क्या तैयार किया जाता है? स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। और आप सभी को मालूम है स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है। आज का सिक्के बनाने के लिए भी सम्मिश्री का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जो सिक्के बनाए जा रहे हैं उनका भी इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि वो सिक्का जब पानी में बिक जाए तो उसका क्षरण ना हो, इसलिए आजकल जितने भी सिक्के बनाए जाते हैं, मुद्रा बनाई जा रही है, वो सब की सब स्टेनलेस स्टील या सम्मिश्री का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो इस तरह अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके हम लोग एक धातु को क्षरण होने से हम लोग क्या करते हैं? बचा सकते हैं, अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करके। आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए और मुझे कमेंट करके मेरे पूछे हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप अपनी राय भी दे सकते हो कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।